हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 31 अगस्त हो चुका है, तो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 में अब गिने चुने दिन बाकी हैं, क्योंकि कल से सितंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। और एसएससी के कैलेंडर में साफ साफ लिखा है कि जो एमटीएस हवलदार का पेपर होना है वो 20 सितंबर से होने हैं। लेकिन साथ ही आप सभी को इससे पहले सीजीएल के पेपर मिलेंगे और सीएचएसएल का पेपर तो आपने देखा होगा कि 8 या 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन साथ ही सीएचएसएल का पेपर मान के चलिए पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें कहा है कि पहले आप सभी का सीजीएल होगा सितंबर के पहले वीक में, जो कि साथ ही 28 लाख फॉर्म स्टूडेंट ने भरे हैं। तो यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका पेपर मान के चलिए साथ ही सितंबर के पहले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये साथ ही 10 सितंबर से पेपर स्टार्ट होगा। ये 10 दिन में पेपर करा लेंगे, कंप्लीट पेपर करा लेंगे। उसके बाद साथ ही जो आपका पेपर एमटीएस हवलदार का होना था वो 20 सितंबर से होने वाला था। लेकिन साथ ही अब मान के चलिए ये आप सभी का पेपर या तो 30 सितंबर या साथ ही 1 अक्टूबर को जा सकता है। यदि साथ ही 30 सितंबर से स्टार्ट होता है तो मान के चलिए 2024 के बिल्कुल फिक्स डेट से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2024 में भी साथ ही 30 सितंबर से पेपर स्टार्ट हुआ था और इस बार भी साथ ही मान के चलिए 30 सितंबर से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। यानी आप सभी का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। 30 दिन बाद आप सभी का कंप्लीटली पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है साथी, तो इसी को टारगेट करते हुए आज से आप सभी के बीच में वही सवाल होंगे जो आपके पेपर में आपके सपने में पूछे जाने वाले हैं। तो आज पहला क्लास एक कक्षा इतिहास के सारे सवाल खत्म कर देंगे। बिल्कुल हाँ साथी, आज से हम लोग जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी है और आपका स्टैटिक है, सारे क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन साथी जैसे आज हम लोग हिस्ट्री का पहला क्लास करेंगे तो हिस्ट्री में जितने भी आपके टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक से सारे प्रश्नों को देखेंगे। यह आपका साथी पहला पार्ट होगा हिस्ट्री, क्योंकि साथी बहुत बड़ा पार्ट है। तो पहले पार्ट में टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल एक और क्लास दे देंगे जिसमें हम कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मान के चलिए आपका हिस्ट्री का सारे सवाल खत्म हो जाएगा। फिर साथ ही जो नेक्स्ट डे आपका क्लास आएगा वो पॉलिटी क्लास आएगा। पॉलिटी में ऐसा नहीं होगा कि हम क्यों बिल्कुल बेसिक सवाल करें, नहीं साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जितनी भी आपका पॉलिटी में टॉपिक है, जिन जिन टॉपिक से सवाल पूछे वो टॉपिक से सवालों को हल करने वाले हैं। उड़ा कर एक भी सवाल हम लोग हल नहीं करेंगे। बिल्कुल बेसिक, मीडियम टू हाई लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे। हर बार ऐसे सवाल आते हैं और आप बिल्कुल उस सवाल को कर नहीं पाते हैं। जब आप एग्जाम में बैठते होंगे तो देखते होंगे ये सवाल कहाँ से आ गया। तो वही सवाल तो भाई इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिट्टो आपकी शिफ्ट में छपने वाले हैं। तो आज के इस पहले क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस आप सभी को टारगेट कितना हम दे रहे हैं? 45 क्वेश्चन ठीक करने का। यही 45 क्वेश्चन ठीक कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, तो बातें बहुत हो चुकी, बातें को साइड रखेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा, ठीक है। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर, ठीक है साथी। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइए साथी। फटाफट सवाल को देखेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चन करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो साथ याद रखिएगा 9वां मंडल, यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बताइए, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो साथ याद रखिएगा घननंद था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? घननंद बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बताइए साथी, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो साथी याद रखिएगा अजात शत्रु को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? बताइए साथी, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को
संरक्षण प्रदान किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अशोक के द्वारा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताइए साथी, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अशोक के समय। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बताइए साथी, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो साथी याद रखिएगा महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बताइए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथी याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो साथी प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो साथी याद रखिएगा मौर्य है, जो कि बिल्कुल सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताइए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो साथ ही याद रखिएगा बौद्ध का करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए साथी, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सर जी कुणाल था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बताइए साथी, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथी याद रखिएगा मौर्य वंश ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताइए साथी, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई यानी अपनी कैपिटल बनाई? तो साथी याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बताइए साथी, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो सर जी भाब्रू स्तंभ को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? बताइए साथी, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो सर जी ये तो अशोक ने की। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? बताइए साथी, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पुष्यमित्र ने की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बताइए साथी, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सिमुक था। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? बताइए साथी, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा खारवेल साहब थे। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बताइए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कण्व ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई लास्ट में स्कोर करिएगा। टोटल 70 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना स्कोर रहा वो भी साथ ही एक क्वेश्चन सही करने पे आप सभी को 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी 210 नंबर का ये आपका पेपर चल रहा है जीके का, क्योंकि MTS हवलदार के लिए मेन आपका जीके है। तो भाई
जीके में फुल में से फुल करना है, 25 में से 25 सही करना है, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत साथी करिए, लगातार मेहनत करिए, एक भी दिन रुकिए नहीं साथी, डेली ना कुछ सीखते रहिए जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? बताइए साथी, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की? तो सर जी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह क्या कौन था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? तो सर जी नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 कॉल करिए। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? बताइए साथी, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो सर जी पुष्यभूति वर्धन ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बताइए साथी, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो साथी वह तो हर्षवर्धन जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? बताइए साथी, हर्षवर्धन के समय चीनी तीर्थयात्री भारत कौन आया था? तो सर जी वह तो आया था वेनसांग। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? बताइए साथी, किस नाटक के कुछ अंश जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इस मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो भाई याद रखिएगा हरी केली की। किसके? हरी केली की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? बताइए साथी, किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो साथी याद रखिएगा लक्ष्मण सेन को। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सर जी सामंत सेन था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो साथ याद रखिएगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? बताइए साथी, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हो गई थी? तो सर ये तो काफ़ी फेमस सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी भाई पोलो खेलते समय मृत्यु। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी। तो किनके बीच में लड़ाई हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इब्राहिम लोधी था जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताइए, जो यात्री इब्न बतूता था यह कहाँ से आया था?
तो सर जी यह तो आया था मोरक्को यात्री इब्न बतूता था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए साथी, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सर जी मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो सर जी इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बताइए साथी, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो साथी याद रखिएगा वह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? बताइए साथी, कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा इल्तुतमिश है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए साथी, तो मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 हुआ था युद्ध, तो वह किस नाम से फेमस है? तो सर जी वह तो चंदावर की युद्ध। चंदावर की युद्ध 1194 बीच में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो भाई याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? बताइए साथी, ईश्वर का अभिशाप किसने कहा था अपने आप को? तो सर जी चंगेज खां ने। चंगेज खां अपने आप को भाई ईश्वर का अभिशाप कहता था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सर जी नासिरुद्दीन महमूद था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बताइए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो सर जी मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो सर ये तो बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? बताइए साथी, हरियर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उनका नाम क्या है? तो साथी याद रखिएगा माधव विद्यारण्य है। ऑप्शन ए माधव विद्यारण्य बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बताइए कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो सर जी कालीकट था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? बताइए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो सर जी कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय
किस राज्य में है? तो सर जी कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? बताइए साथी, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो सर जी वह संगमा था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो सर जी रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त 50 नंबर कॉल करिए। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सर जी शंकराचार्य जी थे। ऑप्शन बी शंकराचार्य बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बताइए साथी, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी? तो भाई याद रखिएगा लोधी वंश की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बताइए साथी, बाबर ने जो प्रसिद्ध तुलुगमा नीति था इसका प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया? तो सर जी सबसे पहले ही क्या था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? कोई बता सकता है? बताइए साथी, फटाफट बताइए। जैसे दूसरा आपका 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था, तो पहला बताइए आप लोग कमेंट करके। पहले का टाइम पीरियड बताइए पानीपत के, कमेंट करके बताइए। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सर जी यह तो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो साथी किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो सर जी औरंगजेब को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया था? यानी किस ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध लड़ा गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1576 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? बताइए साथी, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर दिया था? तो सर जी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथी, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सर जी शाहजहां ने करवाया था। भाई आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, याद रखिएगा साथी आज 31 अगस्त है। कल आप सभी का सितंबर का महीना चल देगा, यानी गिने चुने दिन बाकी रह जाएंगे आपके पेपर में। ओके, तो डेली क्लास लेने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो साथ ही याद रखिएगा जहांगीर था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो साथ ही याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला था, जो कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? बताइए गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था?
तो साथ ही याद रखिएगा शिवाजी था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? बताइए साथी। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य था जो कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह, तो सर जी सुमंत था। कौन था? सुमंत था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथी याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बताइए साथी। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो साथी याद रखिएगा बाजीराव सेकंड ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बताइए। बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो सर जी वह था हेक्टर मुनरो। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? बताइए दोस्त। भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो साथ ही याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए साथी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सर जी ये तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताइए साथी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जी लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बताइए साथी। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो सर जी 1757 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त तो हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर बताएंगे। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बताइए। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया था? तो सर जी वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था द्वैध शासन नीति को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप बताइए आप सभी का इन 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने पूरे 70 के 70 क्वेश्चन इसी क्लास में अच्छी तरीके से याद किया होगा। साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो साथी बताइए, क्योंकि आज हिस्ट्री का पहला पार्ट था। कल एक और पार्ट आएगा जो कि साथी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। फिर नेक्स्ट डे आपका एक दिन पॉलिटी के सारे टॉपिक, इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक, अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक उठाया था, इकोनॉमिक्स के केवल एक ही दो टाइप के क्वेश्चन है, नहीं साथी बहुत सारे टॉपिक है। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्योंकि इस बार आप सभी का एक सीट और एक सिलेक्शन चाहिए। तो भाई डेली क्लास लेने की नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, आपके पास नोटिफिकेशन होना चाहिए डेली क्लास का। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी आज शाम में 6:30 बजे मिलेंगे, क्योंकि आज भाई संडे है। तो आप सभी का दोपहर वाली क्लास आज ऑफ रहेगी, शाम में वो 6:30 बजे क्लास हो जाएगी जो कि फुल मॉडल पेपर चलेगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 6:30 पर एक और नए क्लास के साथ, एक नई जोश उमंग के साथ। तो आप लोग पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए और इस बार एक सीट पक्की करिए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।